अच्छा, सबको पहले हम लोग या आप लोग न्यूज़ वगैरह में अखबारों में पढ़े होंगे, सब लोग जानता है, हम लोग भी बताए हैं। एक बार फिर सबसे परिचय कराना मैं अपना दायित्व समझता हूँ। हमारे बगल में अपर्णा दीदी हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई ये बताएंगी। मुझे जहाँ तक मालूम है कि मैट्रिक वगैरह सारा इनकी पढ़ाई लिखाई बक्सर से हुई है और गर्ल्स हाई स्कूल से यह मैट्रिक की थी और इसी एमपी हाई स्कूल में अभी शिक्षिका है। ठीक, उनके बगल में बड़े भाई अनिल पासवान जी हैं, नई बाजार में घर है और इनकी भी पढ़ाई लिखाई इसी एमपी हाई स्कूल से, ये भी मैट्रिक हैं और आगे क्या किए हैं ये अपने बताएंगे। और मैं बता दूं कि 2007 से 13 तक यह मनरेगा में, मैंने पढ़ाई से कोसों दूर, 2007 से 13 तक ये 6-7 साल पढ़ाई से कोसों दूर रहे हैं। उसके बावजूद भी आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। बगल में बड़े भाई मनोज गुप्ता जी 2004 के मैट्रिक हैं एमपी हाई स्कूल से और उसके बाद ये बीएचयू चले गए। तो अपने बारे में ये लोग डिटेल देंगे। मैं बता दूं कि आप तीनों लोगों का बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी उत्तीर्ण करके अभी अब 1-आध महीने में आप लोग जाएंगे, ट्रेनिंग होगा, फिर अपने इस बिहार राज्य की सेवा में आप लोग अपना समय देंगे। आज यहाँ पे बुलाने का मकसद इतना है कि बहुत ऐसे धारणाएं हैं, खासकर लड़कियों को लेके, महिलाओं को लेके, कि शादी के पहले तक ही अगर सफल हो गई, कहीं जॉब हो गया तो हो गया। वह ऐसी हमारे यहाँ तो है, हम लोग देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि शादी हो गई तो फिर ये मान लिया जाता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती हैं। शादी के बाद 2019 में शादी हुई और 2021 में यह बीपीएससी निकाली है। तो ये एक मैसेज है। और वैसे लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि बक्सर में रह के या स्थानीय जगह पर रह के हम लोग तैयारी नहीं कर सकते हैं, तो सामने उदाहरण है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले दीदी आप। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ कि एक माहौल मिला है बक्सर को, क्योंकि इन सब चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं, हमें कोई माहौल नहीं मिलता था, एक ग्रुप नहीं मिलता था। सर को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन बच्चों को यहाँ पे एक साथ एकजुट करके माहौल दिए हैं ताकि वो डिस्कशन कर सके, कुछ आगे बढ़ सके। और मैं अभी अपर्णा कुमारी 469 रैंक के साथ 64वीं बीपीएससी में रेवेन्यू ऑफिसर के पद पर चयनित हुई हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा सारी बक्सर की हुई है। बोर्ड मेरा एसएस गर्ल्स हाई स्कूल से है और इंटर मेरा एसपी विद्या मंदिर से है, एमबी कॉलेज से ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई भी एमबी कॉलेज से है। बीएड मैंने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड एक कॉलेज था, धीरेन्द्र महिला महाविद्यालय वाराणसी, वहाँ से किया है। उसके बाद मैं 2013 जून से एमपी हाई स्कूल में कार्य कर रही हूँ। अभी देखा जाए वर्तमान में जो एक खास संदेश मैं देना चाहूँगी आधी आबादी के लिए, मतलब महिलाओं के लिए, सबके लिए है, लेकिन आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको इनकी तुलना में ज़्यादा संघर्ष करना है, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वो सामाजिक लेवल हो, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो अपना मेंटल लेवल भी हो। आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना है, ये ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो फैक्ट है। चाहे हम आज कितने भी आगे बढ़ जाए, लेकिन हमारी सामाजिक संरचना ऐसी है कि हम अभी भी समानता नहीं पा सके। मैंने संघर्ष किया, अपनी फैमिली से शुरुआत की थी। मेरे पिताजी शिक्षक थे, 3 बेटियां 1 बेटा। उन्होंने भी अपनी लाइफ का जो एम था वो तय कर रखा था, तीनों बेटियों को सेटल कर देना है, बच्ची को भी सेटल करना है। बच्चियों को सेटल करने का मतलब क्या होता है? शादी कर देना। बच्चे को उन्होंने पढ़ाया, हमें भी पढ़ाया, अपनी जितनी उनकी सामर्थ्य थी, योग्यता थी, उस हिसाब से हमें बीएड कराया, शिक्षिका, तीनों बहनों को शिक्षिका बनाया। बेटे को एमबीबीएस कराया पीएमसीएच से, रेटिना सर्जन है, फेलोशिप कर चुका है, लेकिन हम लोग शिक्षिका तक ही थे। मेरे मन में बार बार ख्याल आता था कि भाई के लिए सेटल होने का मतलब नौकरी करना, अच्छी डिग्री लेना, और मेरे लिए शादी ही क्यों? तो मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, अपने पापा से, लेकिन सबसे ज़्यादा लड़ाई मैंने उन्हीं से की है और सबसे ज़्यादा उनसे संघर्ष किया है। वो बार बार यही कहते कि तुम मेरी अंतिम बच्ची हो, अगर मुझे कुछ हो गया तो कहाँ जाओगी, कौन देखेगा तुमको? लेकिन मेरे मन में था कि नहीं, अभी शादी रोक दीजिए, कुछ दिनों के लिए रोक दीजिए। जब मेरी शादी फिक्स हुई तो मैं 64वीं का प्री दे चुकी थी और 63वीं का मेंस देकर मैं लौटी जनवरी में। मेरी शादी फिक्स हो गई थी, मुझे पता नहीं था। जब मैं आई तो मेरे सामने ये प्रस्ताव आया कि इंगेजमेंट है। मेरा माथा हिल गया। ये पीक टाइम है मेरा, प्री दे चुकी हूँ, 104 स्कोर कर चुकी हूँ,
मेंस दे के आई हूँ। 62वीं का रिजल्ट उस समय हो चुका था, मेरा सिलेक्शन नहीं था। तो पापा ने कहा कि जून में डेट रख देंगे शादी की, जून में तुम शादी कर लेना। और 64वीं का मेंस जून में ही होने वाला था। मेरे कहने का मतलब ये है कि समस्याएं आएंगी आपके सामने, लेकिन रास्ता आपको खुद निकालना होगा, रास्ता लेके नहीं आएंगी। मैंने दिमाग लगाया, अपने होने वाले पति से कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, नवंबर में ले जाओ। वहाँ मौका मिल गया, सब नाराज़ हुए। लेकिन फिर जब 63वीं का इंटरव्यू कॉलिंग आया, सब खुश हो गए, उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। इस बीच में मैंने मेंस भी दे लिया, 65वीं का प्री भी दे लिया और 63वीं का इंटरव्यू दे लिया। ये 1 साल के अंदर में ये कंप्लीट हो गया। शादी हुई, उसके बाद भी मुझे टाइम चाहिए था। मैंने टाइम मांगा, मुझे 1 साल के लिए और टाइम चाहिए, मेरी सारी जिम्मेदारी से मुझे मुक्त किया जाए ताकि मैं पढ़ाई को जारी रख सकूं। और मुझे टाइम मिला 1 साल का। 1 साल तक मुझे कोई जिम्मेदारियां नहीं दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो आप असहाय बनने की जगह पर आप रास्ता निकालिए। ये नहीं कि मेरे सामने कुछ नहीं है, कोई मेरे सामने सुविधा नहीं है, मेरे सामने किसी तरह का माहौल नहीं है, मेरी शादी हो गई, मेरे पास जिम्मेदारियां हैं। आपको खुद ही समस्याओं का समाधान निकालना पड़ेगा। जिस तरह से नदी अपना रास्ता निकालती है, आपको भी रास्ता निकालना होगा। रही माहौल की बात, बक्सर जैसे माहौल में पढ़ाई करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन ये नामुमकिन नहीं था। स्कूल करने के टाइम मनोज सर भी थे, मैं भी थी। हमारा पीरियड जैसे समाप्त होता, हम लोग कॉपी किताब लेके एक कोने में भाग जाते, बैठ के अपनी पढ़ाई शुरू करते। प्री के लिए हम कभी छुट्टी नहीं लेते थे, प्री के लिए कभी हमने छुट्टी नहीं ली, कोई लीव नहीं लिया। हाँ, मेंस के लिए हम छुट्टी लेते थे, क्योंकि मेंस के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए भी हम कभी कभी छुट्टी लेते थे, क्योंकि इस टाइम में हमें एकाग्र होकर के पढ़ाई करने की ज़रूरत होती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप हारिए मत। कई तरह की समस्याएं आएंगी, असफलताएं आएंगी, बार बार आएंगी। हमने भी हम तीनों ने देखी है, बार बार देखी है, लेकिन हर बार टूटते थे, उठते थे, फिर लगते थे, निराश नहीं होते थे। और अगर ऐसे धैर्य रख करके हम प्रयास करें तो सफलता को कोई रोक नहीं सकता। मनोज सर कभी कभी हार के कहते थे कि अपर्णा जी अब नहीं होगा, अब ये अंतिम है। लेकिन शायद उन्होंने मेरे मुँह से कभी नहीं सुना था कि ये अंतिम है। मैंने कभी कहती थी कि ये अंतिम है, नहीं होगा, देती रहूँगी। तो स्ट्रगल जो है हर कदम पे आपके साथ है, आपको आगे बढ़ना है, रास्ता खुद ही निकालना है। और तैयारी की जहाँ तक बात है, आप प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी कहीं रह के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर जाने की ही ज़रूरत है। कोचिंग की गाइडेंस के लिए माता पिता की पैसे की फूकने की ज़रूरत है। आप अगर जुनून जगाएं अपने अंदर, वो दिखे हमको कि हाँ हमको ये करना है, अंदर से आग्रह है, तो किसी भी प्रेरणा की, बाहरी मोटिवेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने लिए मोटिवेशन है। मैंने अपनी शुरुआत 0 से की थी। साइंस बैकग्राउंड नहीं था, मैथ्स नहीं था मेरे पास। मैं मैट्रिक के बाद सब कुछ छोड़ चुकी थी, आर्ट साइड से पढ़ती थी। और आप लोग जानते होंगे अगर, तो मेंस में 72 नंबर के DI आते हैं, और वो मैंने किया है। 62वीं में मैं पूरा नहीं कर पाई थी, 63वीं में, 64वीं में, 65वीं में मैंने DI किया, खुद से किया, बिना किसी क्लास के किया। तो स्ट्रगल ऐसा है कि आप अगर चाहेंगे, मेहनत ऐसा है कि अगर कुछ भी चाहेंगे तो कर सकते हैं। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप चाहे मेहनत करें तो कर सकते हैं। बहुत लोग कहते थे कि साइंस बैकग्राउंड नहीं है, कैसे पढ़ लोगी, क्या करोगी, आश्चर्य करते हैं लोग। लेकिन मैंने पढ़ा, प्री के लिए मैंने साइंस पढ़ा, मेंस में भी साइंस टेक्नोलॉजी एक पार्ट होता है, उसको भी पढ़ा। तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। और मेरा बेस भी इतना अच्छा नहीं था, पहले से मैं बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं की थी, MB कॉलेज में क्लासेज नहीं चलते थे, घर बैठ के पढ़ाई की थी। क्या होता था हमारे यहाँ, लड़कियों को गेस पेपर और पासपोर्ट ला के दे दिया जाता, इतना पढ़ लो पास हो जाओगी, यही पढ़ाई होती थी हमारे टाइम में। लेकिन उसके बावजूद अगर आप चाहें तो कहीं से भी रास्ता निकाल सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। उसके लिए कोई विकल्प नहीं है, मेहनत ही एक आपके लिए सहारा है, उसके अदरवाइज शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी बोल दिया। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं अनिल सर को देती हूँ। आधी आबादी को पहले मौका दिया गया, मेरे तरफ से आधी आबादी को शुभकामना। और मैं चाहूँगा कि मेरे छोटे भाई मनोज जी ही पहले इंटरेक्ट करें, इसके बाद मैं बोलना ठीक है हम बोलेंगे। हमको माइक से बाहर डर लगेगा। कोई बात नहीं, नॉर्मल एकदम हम लोग यहाँ
क्योंकि ये वीडियो भी बन रहा है सोशल मीडिया के लिए, और ये वीडियो बहुत लोग नहीं देखेंगे, ऐसा वीडियो बहुत लोग नहीं देखेंगे, लेकिन वैसे लोग ज़रूर देखेंगे जिसको ज़रूरत है इस वीडियो से। वैसे बहुत यहाँ पे लोग हैं, क्योंकि इतना ही लोग तैयारी नहीं करता है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं। और ख़ासकर मनोज जी से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपना बैकग्राउंड भी बताइएगा कि किस परिस्थितियों में पढ़ाई करके, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो जिनके पिताजी की आमदनी ना के बराबर है और उनकी चाहत है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं या वो इस लायक हो सकते हैं? इस सब विषय पे आप अपने बातों को रखें। मनोज कुमार गुप्ता 64वीं बीपीएससी 2018 के माध्यम से बिहार राजस्व सेवा में राजस्व अधिकारी के पोस्ट पर चयन हुआ है। ये मेरा तीसरा प्रयास था और आगे भी प्रयास जारी है। आवाज़ ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए 2004 में हम यहीं से बक्सर उच्च विद्यालय बक्सर, इसे MP हाई स्कूल भी कहा जाता है, वहीं से मैट्रिक क्लास पास किए हम। उसके बाद हमने 1 साल बीच में गैप हो गया तबीयत खराब होने के कारण। इन 2006 से 2007 मैंने MC कॉलेज चौंसा से इंटर पास किया। इसके बाद हमने BHU में सोशल साइंस में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए, जोग्राफी ऑनर्स किए। उसमें ऑल इंडिया मेरा 6ठा रैंक था एंट्रेंस में। इसके बाद 2010 में ग्रेजुएशन करने के बाद 2011 में हमने वहाँ से B.Ed किया। 12 में MA करा, लेकिन प्रोफेसर से झगड़ा हो जाने का ईगो को लेकर अटेंडेंस कम हो गया मेरा, ठीक है। 1 साल के बाद हम वहाँ से निकाल लिए गए हमको, क्योंकि वहाँ अटेंडेंस सबसे बड़ा मायने रखता है। 2013 में हमने BHU को छोड़ दिया। 2013 में ही मेरा ज्वाइनिंग यहाँ पे MP हाई स्कूल में टीचर ग्रुप में हो गया। ये सबसे बात चीज़ भी हम कहना ये चाह रहे हैं आप लोगों से कि ये सब तक चलते रहेगा। इसके बीच में भी मैं नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय उस जगह भी सिलेक्शन हुए, लेकिन होम सिकनेस सबसे बड़ी मेरी समस्या थी। बहुत ख़राब नहीं है, लोग कहते हैं कि बहुत ख़राब है, लेकिन बहुत ख़राब नहीं है यहाँ का माहौल। इस माहौल में ही बहुत से लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। IITian होते हैं, MBBS निकालते हैं, PCS IAS हो रहे हैं। ये छोटे से शहर के लोग भी हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात जानते हो क्या यहाँ का है? यहाँ की ये है कि लोग यहाँ नकल करते हैं हीरो हीरोइन का, आज के युवा पीढ़ी। बस वो ये जानते हैं कि यही मेरी दुनिया है। जैसे किसी फिल्म में बाल हीरो ने कटवा लिया, देखो सैलून में लाइन लग जाते हैं लोगों को बाल कटवाने के लिए। उससे क्या होने वाला है? यदि चाचा का लड़का बुलेट खरीद लिया, पल्सर अपाची खरीद लिया, तो बेटे अपने पापा से दबाव बनाने लगते कि हमको भी ये चाहिए, मोबाइल चाहिए। ये दुनिया नहीं है बाबू, सच्चाई यही है कि ये दुनिया नहीं है। यदि तुम बन जाओगे तो तुम्हारे पास लक्ष्मी और सरस्वती दोनों आएंगी। सरस्वती समझते हो ज्ञान, और लक्ष्मी पैसा। जब तुम्हारे पास पैसा है तुम अपनी शौक़ पूरा कर सकते हो। अपनी शौक़ पूरा करने में मज़ा कब आता है ना? कब आएगा? जब खुद की कमाई से करोगे तब। अब खुद की कमाई से शौक़ पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। यदि हम आज कमाने लगे हैं, लोग कहते हैं कि वाह कंजूस है मनोज, तो उनको ये नहीं मालूम है कि मेरे पास पैसा सीमित है और मेरे पैसे का प्लानिंग हो चुका है कि इस महीना हमको क्या करना है। लगाइए। याद होगा राम जी भाई कि हम हमेशा आपसे कभी कभी बार पूछते हैं आपसे कि कहीं भी कोई दिक्कत होगा, जितना हम समर्थ में होते हैं उतना हम करने का प्रयास करते हैं। मैडम भी पिछले साल हम लोग अपने बात करके ही आपसे बात किए थे। देखिए आगे भी हम कह रहे हैं चीज़ को, एक चीज़ हम बार 2 चीज़ हम जरूर कहेंगे आप लोगों से कि यदि किसी को पढ़ना होगा, ठीक है, हमारी ओर से जो भी सपोर्ट होगा, पैसा से लेकर चाहे पढ़ाई से लेकर, हम करने के तैयार हैं। और राम जी भाई से ये भी कह रहे हैं कि यदि किसी भी प्रकार का किसी गरीब का शादी विवाह हो, किसी बेटी का, और पढ़ना चाहता हो, उसके माँ बाप ना हो, तो हम उसके लिए तैयार हैं, आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है। चलिए अब अनिल भाई बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी और अपर्णा मैडम के बटवे रूपी मुंह से। बटवा समझते हो ना आप लोग? बटवे रूपी मुंह से टके जैसी बात निकली। एक बार आप लोग फिर से इन दोनों पदाधिकारियों के लिए, काबिल पदाधिकारियों के लिए ताली बजा दें। इस संस्थान के डायरेक्टर माइकल पांडे जी, काफ़ी सेक्युलर नाम है सर का,
अच्छा लगता है। मिला जब इनसे तो बहुत अच्छा लगा। आदरणीय राम जी भाई बहुत अच्छे समाज सेवी बक्सर के, अपर्णा मैडम, मनोज जी और आप तमाम बच्चे एवं बच्चियाँ, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरी धारणा कुछ अलग हो जाएगी। देखिए सबकी धारणा अलग अलग होती है ना। हर आदमी अपने अनुसार चलता है और अपना रास्ता बनाता है। विचारों का मतभेद होना भी विचारों का मतभेद होना भी चाहिए, होता भी है। मतभेद हो, मनभेद ना हो। हाँ, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होता है। मेरी तो धारणा है, यद्यपि मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, थोड़ा सा अपना इतिहास बता दूं, इसके बाद फिर आगे चलते हैं और हम आप ही लोगों से जानेंगे कि कहाँ तकलीफ़ें आती हैं, कहाँ दिक्कत आती है, तो और ज़्यादा बेहतर होगा। तैयारी का हमारा क्या, किस तरह से, किस दिशा में तैयारी होनी चाहिए, मार्ग क्या होना चाहिए कि हमारे जो मंजिल हैं वो आसान हो जाए, है ना। ऐसी राहें बनाएं कि मंजिल आसान हो जाए, ठीक है। बहरहाल अपनी स्थिति और परिस्थिति के लिए एक छोटा सा पंक्ति निवेदित करूंगा कि नज़रों में थी मंजिलें, नज़रों में थी मंजिलें, गिरता रहा संभलता रहा। नज़रों में थी मंजिलें, गिरता रहा संभलता रहा। हवाओं ने बहुत कोशिश की पर तूफ़ानों में भी मेरा चिराग जलता रहा, पर तूफ़ानों में भी मेरा चिराग जलता रहा। मैं काफ़ी गिरा भी हूँ, संभला भी हूँ। वाकई में मेरा भी कोई गोल, मेरा कोई एम नहीं था। कभी असफलताएं मिली, कभी कुछ सफलताएं मिली। हाँ, नहीं छोटा नहीं करेंगे। अच्छा, कभी असफलता मिली, कभी सफलता मिली। जब जब सफलता मिली तब तब मेरे हौसले बुलंद होते गए। आपकी एक सफलता आपके हौसले को बुलंद कर देंगे, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। आप पहले कोई भी रिजल्ट दे दीजिए, जिस दिन आपका कोई भी रिजल्ट आ जाए, ग्रुप डी का ही मानिए ना, हौसला बढ़ेगा कि ये तो ग्रुप डी निकाला हूँ मैं, हो सकता है कि टीसी का भी निकाल लूँ, ड्राइवर का भी निकालूँ, स्टेशन मास्टर का। हौसले बढ़ते जाते हैं, एक सफलता आपके हौसले बढ़ाते हैं। मेरे पिताजी पोस्टमैन थे, समझ रहे हैं, डाकिया, है ना। एक पोस्ट ऑफिस रचना है रविन्द्रनाथ टैगोर की, और डाकिए पर बहुत गाना भी है। तो पिताजी हमारे पोस्टमैन थे। हम लोग 5 भाई बहन थे। जैसा कि मेरी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति भी अगर देखा जाए तो बिल्कुल पिछड़ी हुई अवस्था में थी। मेरी माँ गांव के माहौल में गांव के लोगों के साथ काम करती थी, खेती बाड़ी। हमारे पिताजी बक्सर रखते थे हम लोगों को, या पहली पोस्टिंग पिताजी की आरा हुई थी। और वहाँ पे रामजी बाबू गांव से वो जो खाद्य सामग्री है, चावल है, गेहूं है, ले करके जाते थे बक्सर स्टेशन। साइकिल रखते थे बक्सर स्टेशन पे, फिर यहाँ से लेके गांव जाते थे। जब बक्सर स्टेशन आते थे फिर ट्रेन में बैठते थे। मेरी माँ सोचती थी कि मेरे बच्चे पढ़ लिख जाएं। थी तो ग्रामीण महिला, खेत में अगर रोपनी सोहनी भी करना होता था तो करती थी। यद्यपि आज मैं नहीं किया पढ़ाई, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई से लेकिन नाता ख़त्म हो गया था। कहीं ब्रिक्स सोलिंग कराना है, कहीं नाली निर्माण कराना है, कहीं पौधारोपण करवाना है, ये काम मेरे जिम्मा था। मनरेगा के तहत किसी भी तरह रोजगार सृजन हो, है ना। जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे, या सब लोग आज तो अप टू डेट रहते हैं। मनरेगा क्या है? मनरेगा जो है हमारे देश की सबसे बड़ी योजना है, देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। और इसको एक अर्थशास्त्री ने सुझाया था। कौन था उसका नाम? ज्ञान द्रे अर्थशास्त्री ने इसका सुझाव दिया था। और मनरेगा उस समय, मनरेगा जो ग्रामीण विकास मंत्री थे रघुवंश बाबू थे, जो अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, राजद के काफ़ी कद्दावर नेता थे। तो ठेकेदारी वाला काम था। तो ठेका और ठेकेदार का पढ़ाई से क्या नाता? एक एज ए लाइक मैं एक ठेकेदार की नौकरी कर रहा था, कोई पढ़ाई से नाता नहीं था। लेकिन चूंकि मेरे मन में ये था कि ये अस्थाई नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी है, मैं बीएड कर लिया। और बीएड करने के बाद
2013 को मैं जिला परिषद शिक्षक के रूप में हकीम स्वीकार करें, हम लोग ये देख रहे हैं जहाँ पे हैं वहाँ पे मैं बेहतर नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बेहतर कर रहे हैं तो मैं करने भी नहीं दूंगा, ऐसी मानसिकता है। हाँ ऐसी मानसिकता हो जाती है लोगों इनका में। बैकग्राउंड अच्छा था और मेरा नहीं था, तो हमको ये लगता था कि हम इनसे कमज़ोर हैं, और इनको जब आगे बढ़ते देखते थे तो लगता कि हम और पढ़ ले कि इनसे आगे निकल जाए। एक चीज़ और ये तो ये था, राम जी बता रहे हैं, खींचना नहीं था। हाँ, इनसे इनको तीनों दबा के लोग मारे, में, हम भले लोग ही, में- लेकिन इनको खींचना नहीं था। आप ऐसा सब नहीं लोग था ध्यान कि देंगे। नोट्स हम हटा लिया, इनको मैंने ऐसी बात ही छेड़ दी है कि आप लोगों को लाभ मिलेगा। है कि हमने अच्छा, जो एक बात और नोट्स मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग इस स्कूल से हो, क्या आप लोग जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं और समय मिलता है तो आपने बताया कि हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा, ये क्वेश्चन का दौर लास्ट में मैं पूरा कर लूँ अपना वहाँ के सफर। लोगों का, मदद मिला आपको? नहीं, वहाँ पे तो हम एक रूम अपना रखे थे, कॉमन रूम, उसमें हम पढ़ाई करते थे। सर आए तो वो रूम हथिया लिए और उसमें अपना ऑफिस खोल दिए, वो बंद हो गया। आ गया ना? जारी रखें। हाँ, अच्छा टॉपिक है जी, और बिल्कुल। ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, बात होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग आए हैं। कहाँ समस्या आती है, और समस्या एगो कहल बना कि जितने समस्या में सोचबा कि हमारा पर समस्या बा आई, छोड़ दो समस्या हिले नहीं खे। हाँ जी। 3 इडियट से सीखिए, ऑल इज वेल, अनिल भैया। सब कुछ ठीक है। अनिल भैया, हम बच्चों को बोलते हैं क्लास में, हाँ प्रॉब्लम्स कम टू गो, जी, दे डोंट कम टू स्टे। हाँ समस्याएं आती हैं, जाने के लिए आती हैं, रुकने के लिए नहीं बिल्कुल। 63वीं का दिया, हम लोग तीनों आदमी दिए 63वीं का। उस समय भी रिजल्ट आया, मेंस का रिजल्ट आया, पीटी आया, मेंस आया, इंटरव्यू दिए, और उस दिन जिस दिन रिजल्ट आता है उसी दिन हम लोगों को 65वीं का, अगले दिन था आज रात में जैसे 13 अक्टूबर को 2 बजे रात को फाइनल रिजल्ट आया हुआ 63वीं की। फाइनल रिजल्ट, और 15 अक्टूबर को हम लोग को जाना था पीटी देने 65वीं का। अब सोचिए कि किस कंडीशन में वो पीटी देने, मतलब रात में टॉर्चर। रिजल्ट नहीं हुआ है हम लोग का, 63वीं का फाइनल रिजल्ट आया, हम लोग तीनों आदमी का नहीं रिजल्ट हुआ। फर्श पे गिर चुके थे हम लोग, आसमान से नीचे आ गए। माने 3 बजे रात तक जगे हैं और 4 बजे भोर में उठ के जाना भी है एग्ज़ाम देने। बिहार शरीफ किसी को जाना है, किसी को बांका जाना है, तो उस स्थिति में टॉर्चर भी हुए बीपीएससी के द्वारा। उसी दिन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हालांकि वो भी पीटी निकल गया है, उसका मेंस का रिजल्ट वेटेड है। लेकिन 64वीं का लगे थे हम लोग, लगे रहे, बीच में किसी भी तरह का मतलब हमें ये नहीं लगा कि नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा। मेरी माँ अंत में मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से भी बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल गई है दरिया तो समंदर तलाश कर, ऐसे तो हर पत्थर शीशा तोड़ देता है, तोड़ दे जो पत्थर वैसा शीशा तलाश कर, वैसा शीशा तलाश कर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप तीनों लोगों को बुलाने का मकसद यही था कि कम से कम यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, जो यहाँ के युवा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो या जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, तो उनका मनोबल टूटे ना, और उनको ये मैसेज जाए कि वो यहाँ पे रह के भी और अभाव में रह के भी यहाँ से पढ़ लिख के, एक देखिए 2 तरह के लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्या सर? 2 तरह के लोग हैं। एक वैसे लोग हैं जो सुविधाओं में पले बड़े हैं, सुविधाओं में एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई दिल्ली है, कोई इलाहाबाद है, कोई पटना है, तो एक वैसे लोग हैं जो सुविधाओं, हाँ, और शुरू से उनकी पढ़ाई फाउंडेशन में हुई है, कैम्ब्रिज में हुई है, उसके बाद पटना साइंस कॉलेज चले गए, उसके बाद IIT चले गए, ठीक है। तो एक वैसे लोग हैं जिन्होंने कभी अभाव देखा ही नहीं, जिन्होंने कभी लाइफ में संघर्ष किया ही नहीं, संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला, कामयाबी उनको भी मिली है, कामयाबी उनको भी मिली है। और एक ऐसे लोग जो सुविधाओं में पले बड़े हैं, जिन्होंने सुविधा देखा ही नहीं, सामने हमेशा समस्या ही समस्या रही, समस्याओं का अंबार लगा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, और आज देखिए परिणाम यहाँ है। तो मुझे लगता है कि सफल तो दोनों हुए हैं, वो भी सफल हुए हैं, आप भी सफल हुए, लेकिन कहा जाता है कि सफलता कितनी बड़ी है ये इस बात से पता चलता है कि संघर्ष आपने कितना बड़ा किया है। जी जी। तो जिसका संघर्ष जितना बड़ा होता है उसकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। तो सुविधाओं में पले बड़े लोग भी बीपीएससी निकाले हुए हैं, और हमारे ये तीनों लोग हमारे बक्सर के ये सुविधाओं में संघर्ष करके बीपीएससी निकाले हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इनका संघर्ष काफ़ी बड़ा है, और इस हिसाब से क्या कहा जाएगा, इनकी सफलता उनसे कहीं काफ़ी बड़ी है, काफ़ी अधिक है और सम्मानीय है। और इससे हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए, हमें प्रेरित होना चाहिए कि भाई कोई भी बाधा
हमें रोक नहीं सकती है। लिंकन का नाम आप सुने होंगे, अब्राहम लिंकन, हम लोग सब लोग जानते हैं। उनका जन्म झुग्गी झोपड़ियों में हुआ था, लेकिन अंत कहाँ हुआ बताइए? अंत कहाँ हुआ? व्हाइट हाउस में। जन्म कहाँ हुआ था? झुग्गी झोपड़ियों में। अंग्रेजी में कहा जाता है ही वाज बोर्न इन अ लॉग कैबिन बट ही एंडेड अप इन द व्हाइट हाउस। अंत कहाँ हुआ? व्हाइट हाउस में। जब वो पैदा हुए तो समस्याएं थीं, परिस्थितियाँ विपरीत थीं। द ऑड्स वेर अगेंस्ट हिम बट ही फॉट एंड डोन, लड़े और जीते। समझ गए? एक इंग्लिश में अगर एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, कहा जाता है फॉर्चून स्माइल्स ओनली ऑन वन हु इज़ ब्रेव एंड इंटरप्राइजिंग। फॉर्चून स्माइल्स ओनली ऑन वन हु इज़ ब्रेव एंड इंटरप्राइजिंग, मतलब भाग्य उसी पर मुस्कुराता है जो साहसी और बलवान होते हैं। भाग्य उस पर नहीं मुस्कुराता है जो कायर होते हैं, जो लड़ना नहीं जानते हैं, समस्याओं के सामने झुक जाते हैं, हथियार डाल देते हैं। और इसके साक्षात उदाहरण हमारे तीनों भाई हैं। तो दीदी एक और मेरा सवाल था, अन्यथा न लेना है, कि जब बीपीएससी का रिजल्ट आया तो इतने लोग कामयाब हो गए, सब लोग खुश हुआ, हमारे ज़िले के तमाम लोग खुश हुए, बड़े बड़े लोग या जो तैयारी कर रहे हैं। मेरे मन में ये सवाल है कि क्या जो बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं, जो निकाले हैं, कामयाब वही हैं, जो नहीं निकाले हैं वो क्या? ऐसा नहीं है कि जो निकाले हैं वही कामयाब हैं। हम भी नहीं निकाले थे, हम ही असफलता का दौर हम ही देखे हैं और सफलता का दौर भी हम भी देखे हैं। तो हमारी काबिलियत ऐसा नहीं कि उस समय कम थी और आज अधिक हो गई है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ नंबर से, कुछ मार्जिन से छूट गए या पीछे रह गए वो कामयाब नहीं हैं। उनमें भी क्वालिटी है, वो भी अच्छे हैं, वो भी पढ़ाई किए होंगे, वो भी हमारी तरह दिन रात लगे होंगे, तो उनको हम नकार नहीं सकते। हो सकता है उनमें कहीं ना कहीं अपने मूल्यांकन में कुछ कमी रही हो, कहीं कुछ ऐसे अभाव रहे हों जो अपना ना खुद से इवैल्यूएशन कर सके हो। उसको अगर इवैल्यूएशन करे, अच्छे से मूल्यांकन करे, तो हो सकता है सफलता उनको जल्दी प्राप्त हो जाएगी। तो ये नहीं कहा जा सकता सफलता अगर आपके सामने कोई डिग्री है तो वो आपका जो है आकलन नहीं कर सकती है। ये नहीं कहा जा सकता कि उसने टॉप किया है तो वो बहुत ज़्यादा तेज होगा। जैसे इस बार का हम टॉपर देखते हैं, वो मैथमेटिक्स ऑप्शनल था, उसे 300 में 280 नंबर मैथ में मिले हैं, मैथ में 278 मिले हैं, 278 300 में। ऑप्शनल के बेस पर उसका अगर सिलेक्शन हो गया तो हम उससे नहीं कह सकते कि वो बहुत ज़्यादा तेज है और जो नीचे के रैंक के हैं वो ज़्यादा कमज़ोर है। कभी होता है जैसे मैथमेटिक्स है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, 300 से 300 भी मार्क्स आप ला सकते हैं। वो क्या करता है कि मेंटेन कर देता है, बाकी सब्जेक्ट में अगर आपका कम भी आया तो वो आप। और ये नहीं कहा जा सकता कि कोई जान जाइए जो बीपीसीएस आईएएस का इंटरव्यू दे दिया तो खुद एक काबिल इंसान है। तो 5 दिनों में मतलब 3 घंटे। तो मेरा सवाल यही है एक मिनट कि जी कामयाब जो एग्जाम जो जॉब नहीं किया वो कामयाब नहीं है। देखिए आपके इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं 3 इडियट फिल्म से बड़ा इंस्पायर हूँ। उसमें बोलता है आमिर खान कि कामयाबी के पीछे मत भाग, है ना, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के पीछे पड़ेगी। एक मैं ऐसे टीवी सजेस्ट नहीं करती, खुद भी नहीं देखती, 4-5 साल हो गए मुझे देखे हुए, लेकिन एक वेब सीरीज है एस्पिरेंट, 5 एपिसोड का है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर सिविल के स्टूडेंट हैं तो उसको देखिएगा, बहुत अच्छा है और आपको मोटिवेशन उससे काफ़ी मिलता है। 5 एपिसोड है और अंत में आपको पता चलेगा कि हाँ जो नहीं सेलेक्ट हुए वो भी काबिल थे। उसमें 6 दोस्तों की कहानी है, एक आईएएस बनता है, 2 है पीसीएस बनते हैं और 3 कुछ नहीं कर पाते। तो जो 3 कुछ नहीं कर पाते क्या वो काबिल नहीं थे? उनके बारे में भी ये कहानी है, आप लोग देखिएगा जरूर, सजेस्ट करती हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई पोस्ट पा लेते हैं तभी कामयाब हैं, आप काबिल बने। अनिल भैया हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तमाम अधिकारी आते हैं, लेकिन केवल पैसा कमाना उद्देश्य लगभग लोगों का रहता है। उसी में 2-4 लोग जो बेहतर आते हैं, जिसको हम लोग दिल से लाइक करते हैं, कि जो गरीबों की आवाज़ सुनते हैं और बेहतर कार्य करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए इस बात पे डीएम साहब ने हम लोगों के साथ जब इंटरेक्शन हुआ था तो उन्होंने बोला था कि देखिए आप इस चैलेंजिंग जॉब में आए हैं, चुनौती भरा सेवा है, तो इसको सेवा मान के आप लोग काम कीजिएगा, नौकरी मान के नहीं। और अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखना है, हम किस परिस्थिति से गुजरे हैं और कोई हमारे यहाँ आया है तो किस परिस्थिति से आ रहा है, तो उसकी सेवा करनी है, लोगों की सेवा करनी है। मनोज जी ने जैसा बताया कि हम लोग अधिकारी हो गए हैं, पैसे से सेवा, हम लोग पैसे से सेवा नहीं कर सकते हैं,
समाज की जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं नहीं, हम उन योजनाओं को बोले हैं इस चीज़ को। अच्छा पर्सनली मैंने पैसे से तो यहाँ पे सेवा किया जा सकता है, लेकिन समाज के लोगों को मैं कह रहा हूँ मैं करते हैं हाँ है कि हमारे पास तीनों लोगों से पूर्व परिचित थे। दीदी का फोन पिछले लॉकडाउन में जब हम लोग अनाज का वितरण कर रहे थे, हाँ, हाँ। तो मैं अपने आप को भी सफल मानता हूँ हाँ। कि ऐसा व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तित्व खुद से फोन करके मैंने अपने आप को उस लायक बनाया कि खुद से मेरे लिए गर्व की बात है कि आपके जैसा व्यक्तित्व खुद फोन करके कहा कि अपना अकाउंट विश्वास किया कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, और मैंने मना किया था तो फिर इन्होंने हंस के कहा था कि अरे इनको लगा होगा कि मैं फ्रॉड के लिए मैं समझ गया हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मैं पर्सनल अकाउंट नहीं देता किसी को, संस्थान का अकाउंट फिर दिया और इन्होंने 1 दिन का पूरा राशन का खर्च दिया। वैसे इस बार लॉकडाउन में मनोज भाई दो दिन मेरा 2 बार ऑक्सीजन खुद से भरवाएं, और आपको याद होगा ईद के एक दिन पहले जो उसको मदद करनी थी अपने से ये फोन करके और यहाँ पे आके हम बिल्कुल लगातार फोन करना कि कहीं सहयोग। तो ऐसे मानसिकता के जो समाज की हम लोग को लग रहा है कि जो समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, तो ऐसे लोग अगर उस पद पे जाते हैं तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत इसमें एक बात कहना चाहूँगी, ये विश्वास राम जी भाई ने बनाया था, ये क्वालिटी इनके अंदर है। हम लोग तो मान लो अंदर बैठे हैं, आर्थिक सहयोग थोड़ा कर दिया, लेकिन जान हथेली पर रख कर फील्ड में उतरना और निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करना, ये इनकी क्वालिटी है, अलग क्वालिटी है जो हर इंसान में नहीं आ सकती। मैं इनसे बहुत प्रेरित थी कि इतना निस्वार्थ भाव से दिल से सेवा करना शायद ही किसी इंसान में हो। राम जी बाबू एक बार हमारे यहाँ जब ये विधानसभा चुनाव था तो हम लोगों के बगल में आए थे, तो मेरे दिल ने कहा कि यार जनप्रतिनिधि होना चाहिए तो ऐसा ही होना चाहिए, और कोई नहीं, ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से, जो गरीबों के लिए चाहे सबके लिए किसी भी रात में एम्बुलेंस चलवाता हो, रेड क्रॉस के माध्यम से ब्लड डोनेट करवाता हो, लॉकडाउन की स्थिति में तमाम तरह की सुविधाएं गरीब लोगों तक पहुंचाता हो। तो इस तरह के लोग नहीं जनप्रतिनिधि बनेंगे तो फिर हमारे देश का और हमारे समाज का दुर्भाग्य है। हाँ। दीदी ने कहा, मनोज भाई ने कहा, आपने भी कहा कि चुनाव में हार गया और हारना ही था, चुनाव हार गया तो उसके बाद मैं घर बैठ जाता, तो अभाव में भी काम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अभाव में भी काम किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई बेहतर काम करने के लिए आप जनप्रतिनिधि, हाँ ये है कि अगर जनप्रतिनिधि आप बन जाएंगे तो और बड़े स्तर पे आप काम कर सकते हैं। जैसे कि आप शिक्षक थे, आप शिक्षक थे तो करते थे, समाज में काम करते, लेकिन आप जब बड़े पद पे आ गए हैं तो मुझे भरोसा है कि आप बहुत लोगों का कल्याण कर सकते हैं। उसी प्रकार रास्ता तो हम सबको बढ़ जाएगा। और लॉकडाउन का चीज आप जो काम कर रहे थे तो हम दोनों हमेशा बात कर रहे हैं आपके बारे में कि भाई अपने जान पे खेल के काम कर रहा है इंसान, ठीक है। एक आया कि नहीं कुछ फिर मेरा भाई आपको फ़ोन किया होगा, ठीक है, तो बोला कि भैया क्या है डाल ले एम्बुलेंस में पैसा, हम लेकिन डाल लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। हम लोग देखे हैं इसी उम्र में 15 साल से सामाजिक जीवन में है, लेकिन एक बात हम महसूस किए हैं कि अगर आप लेके कमाई कर रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं सबके कर्मचारी हों, बड़ा बाबू हों, अधिकारी हों, लेके अगर कमाई कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि परिवार पे पड़ रहा है वो उस भले आप 4 साल के अंदर अगर आप 40,000 50,000 की तनख्वाह है, पूरा खर्चा भी चला रहे हैं और 4 साल के अंदर 50 लाख का कहीं ज़मीन खरीद लिए तो लोगों को ज़मीन दिखता है, वो मकान दिखता है, लेकिन वो उसके अंदर क्या बीत रही है, उसके पारिवारिक स्थिति क्या है, हम लोग जब नज़दीक से देखते तो हमको लगता है कि लोगों को लगा है, लोगों को बिल्डिंगें दिख जाती हैं, लेकिन वो परिवार के साथ कैसी कैसी घटनाएं हम लोग बहुत देख लिए हैं। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि जो लेके कमाई कर रहे हैं तो परिवार सुखी नहीं है, मेरा अपना मानना है। बुद्धिजीवी जो लोग हैं, ठीक है, वो मकान को देख के भी मालूम कर लेंगे किस तरह से मकान बना हुआ है। आप सीईओ बन के 70,000 रुपये महीना कमाइएगा, परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा, उस ढंग से जीना होगा आपको घर कैसे बन जाएगा बता दीजिए। और दुआ भी लगती है, ऐसा नहीं है। एक वाकया बताती हूँ, जब आपको मैंने पैसे डोनेट किए तो मेरे पापा को पता नहीं था, क्योंकि मैं अपना पैसा अपने पास रखती थी, वो कभी छूते नहीं हैं। उनका उसूल था कि बेटी की कमाई है वो खुद रखे, तो हमसे आके बोले सारा पैसा फेंकती रहती है ऐसे ही। तो हम बोले कि पापा प्री निकालते हैं, मेंस निकालते हैं, इंटरव्यू देते हैं, फिर जीरो हो जाते हैं। पैसा तो खर्चा होता है ना, आखिर कोरोना काल है, इसमें समझेंगे कि वैसा ही कुछ कर दिया, शायद इस बार जो गरीब खाएंगे ना इनडायरेक्टली उनकी दुआ हमको लग जाए। और देखिए इस बार वही सबसे बोले कि देखिए पिछली बार आपने सहयोग किया,
दुआ लग गई और इस बार 2-2 बार ऑक्सीजन, आपके ऑक्सीजन तो कम से कम 2 लोगों को तो हम लोग बचाएं। तो ये बात हम उनसे बोले थे उस टाइम, हमको अब याद इन लोगों आता के है। साथ रहते अनिल भैया को सप्लाई में वो तो होता है ऑक्सीजन सप्लाई। अब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग तो ठीक हैं, अब आपकी शक्तियाँ बढ़ जाएंगी, लेकिन मुझे आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इन शक्तियों को गुड स्पिरिट में यूज़ करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, आप जिस ज़मीन से उठे हैं उस ज़मीन को हमेशा याद रखेंगे, और उस तरह से उस ज़मीन में धूसरित होते हुए बच्चे जो संघर्ष कर रहे हैं या करते दिखाई देंगे, उनके लिए ज़रूर आप मदद करेंगे। और हमारी ये इच्छा है कि इस तरह का कुछ वैसा आइडिया डेवलप किया जाए, ताकि जिस तरह से आप अनिल भैया विशेष तौर पे जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया, अभाव में जो तैयारी की, वैसे बहुत सारे बच्चे अभाव में तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरह से मदद किया जाए, किस तरह से हेल्प किया जाए, किस तरह से इस तरह का कुछ एक हम लोग आइडिया डेवलप करें। कोई ग्रुप हो वैसा, वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, ऐसा होना चाहिए, जिस तरह का भी सपोर्ट हो, हम लोग वैसा कुछ करें राम जी। हमारी संस्था है, हमारी एक संस्था है युवा मनोज भैया इस पे हमसे बात किए थे। उसके क्या अनिल भैया के जीवन से आपने क्या सीखा? 2007 से 13 तक ये 6 साल पढ़ाई से एकदम दूर रहे। गर्ल हाई स्कूल, MV कॉलेज, लोग कहते हैं ना कि हमने की तो ये कि पढ़ल नहीं यार, वही गर्ल हाई स्कूल जिसकी स्थिति आप देखते जी, हैं, सोचिए MV कॉलेज से पढ़ के आज इस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। तो फिर यहाँ के रहने वाले आप जैसे तमाम जो हमारे कई ऐसे जानकार लोग हैं या हमारे हमसे जुड़े लोग हैं, हमारे मित्र के संबंधी लोग हैं, वो लोग आज तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए यह एक मार्गदर्शन का काम हम करेंगे और हौसला भी बढ़ेगा वैसे लोगों का एकदम कि यहाँ पे रह के भी हम लोग कामयाब हो सकते हैं।